नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है, इस बैच का नाम है सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर सकते हैं और आरपीएफ एसआई का तैयारी कर सकते हैं। ये जो सफलता बैच है बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। ये जो सफलता बैच है अगस्त तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैथ पूछा जाएगा आरपीएफ में, सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी है 4660 है। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल में वैकेंसी है 4208 है और आरपीएफ एसआई में है 452 है, ठीक है। और ये फॉर्म का जो लास्ट डेट है 14 मई 2024 तक है, ठीक है। अर्थमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है। यानी कि एडवांस में से सिर्फ मेंसुरेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, जैसे कि 2018 में जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, वहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च करके क्वेश्चन लिया गया है। अर्थमेटिक का जितने भी चैप्टर है सिर्फ एक ही मेथड से आप 90% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और जो भी 10% क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा उसको मैं दूसरा मेथड का यूज करके बता दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का मेथड रहेगा फ्रैक्शन मेथड रहेगा और रेशियो मेथड रहेगा। चाहे क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए या फिर नंबर में आए, आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आज बेसिक को क्लियर करेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे कि प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 क्यों ले जाता है, सबसे पहले आज हम लोग बेसिक को क्लियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर परसेंट लिखा हुआ रहता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है 20%। तो जब भी प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 क्यों लिया जाता है, सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 क्यों लिया जाता है। तो इसी के अंदर छुपा हुआ है कि प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 क्यों लिया जाता है। जैसे कि पर मतलब क्या होता है, पर मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंट मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100 का कौन सा भाग। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहा था 20%, ये जो 20 है 100 का कौन सा भाग है, तो 20 का 20, 20 × 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। तो ये जो 20 है 100 का 5वां भाग है। ऐसे 5, 20, 20 मिलकर 100 बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है 20%, प्रतिशत मतलब परसेंटेज। ये जो 20 है 100 का कौन सा भाग है, तो 20 का 20, 20 × 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। तो मैं 20% को फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1/5। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 5%, तो प्रतिशत मतलब परसेंटेज। ये जो 5 है इस 100 का कौन सा भाग है, तो 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा है। तो मैं 5% को लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/20। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा है कि जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो हम उसके जगह 1/100 हम ले सकते हैं। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 16 सही 2/3% ये फ्रैक्शन में कितना होगा, तो इसको सोल्व करेंगे। 16 × 48 = 50, तो इसको मैं 50/3 लिख सकता हूँ। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो हम उसके जगह 1/100 हम ले सकते हैं। तो 50 का 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/6 निकल के आ रहा। तो 16 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/6। आगे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 20% फ्रैक्शन में कितना होगा, तो इसको सोल्व करेंगे। तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे उसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। तो 20 का 20, 20 × 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। तो 20% को मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/5। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा है कि जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। सोलह सही 2/3%, ये फ्रैक्शन में होता है 1/6 होता है। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5 होता है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि कोई संख्या 6 है, इस 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, तो निकाल के देखेंगे इस 6 का 16 सही 2/3% कितना हो रहा। इस 6 का 16 सही 2/3%, जब 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/6
6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 निकल के आ रहा। यानी कि 6 का 16 से ही 2/3% निकाल रहे हैं तो 1 निकल के आ रहा। अगर क्वेश्चन अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि कोई संख्या 5 है, इस 5 का 20% बताओ, तो निकाल के देखेंगे कि इस 5 का 20% कितना आ रहा। इस 5 का 20%, तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। 20 का 20, 20×5 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। तो 5 से 5 कट जा रहा, 1 निकल के आ रहा, यानी कि 5 का 20% कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा है कि इस 6 का 16 से ही 2/3% निकाल रहे हैं तो 1 निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इस 5 का 20% निकाल रहे हैं तो हमेशा ऊपर लटा निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन अगर 1/6 है, तो इस 6 का 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो हमेशा ऊपर लटा ही निकल के आएगा। अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, तो इस 5 का 20% निकालेंगे तो हमेशा ऊपर लटा ही निकल के आएगा। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 6 रुपए की वस्तु पर मुझे 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, तो 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर लटा निकल के आता है। तो 6 रुपए की वस्तु पर 16 से ही 2/3% का लाभ, यानी कि 1 रुपये का लाभ, तो मैं कितना रुपये में बेच दूंगा, 6 + 1 मैं 7 रुपये में बेच दूंगा। फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, 6 रुपए की वस्तु पर 16 से ही 2/3% का लाभ, यानी कि 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 6 में 1 जोड़ के 7 रुपये में बेचा जाएगा। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 5 रुपए की वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 5 रुपए की वस्तु पर 20% का लाभ, यानी कि 1 रुपये का लाभ, तो मैं कितना रुपये में बेच दूंगा, 5 + 1 6 रुपये में बेच दूंगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5 होता है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 5 रुपए की वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, तो 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर लटा निकल के आता है, यानी कि 5 में 1 घट के 4 रुपये में बेचा जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ प्रतिशत लिखवा देता हूँ जो मेन प्रतिशत है। 1/2 कितना होता है, ये होता है 50%। 1/3 कितना होता है, ये होता है 33 से 1/3%। 1/4 कितना होता है, ये 25% होता है। 1/5 कितना होता है, ये होता है 20%। 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3%। 1/7 कितना होता है, 14 से ही 2/7%। 1/8 कितना होता है, 12 से ही 1/2%। 1/9 कितना होता है, 11 से ही 1/9%। 1/10 कितना होता है, ये होता है 10%। 1/11 कितना होता है, 9 से ही 1/11%। 1/12 कितना होता है, 8 से ही 1/3%। ठीक है, उसके बाद 1/20 कितना होता है, ये 5%। 1/25 ये कितना होता है, ये होता है आपका 4%। उसके बाद होता है 3/8 कितना होता है, 37 से ही 1/2%। 4/7 कितना होता है, ये होता है 57 से ही 1/7% होता है। ये मेन प्रतिशत है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि इस 4 का 25% बताओ, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर लटा निकल के आता है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा इस 5 का 20% कितना होगा, तो इस 5 का 20% 1 होगा। हमेशा ऊपर लटा निकल के आता है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि इस 8 का 12 से ही 1/2% कितना होगा, तो 8 का 12 से ही 1/2% 1 होगा। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि इस 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, तो 1 होगा। हमेशा ऊपर लटा निकल के आता है, ठीक है। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि ये 20% ये फ्रैक्शन में कितना होगा, तो इसको सोल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके जगह हम 1/100 हम ले सकते हैं। तो 20 का 20, 20×25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। तो मैं 20% को लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में 1/5।
अब 1/5 को ले लेते हैं। 1/5 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। 5 से कितना पे जाएगा, यानी कि ये निकल के आ रहा 20%। तो इसमें साफ साफ यही पता चल रहा है कि 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करें तो 1/5 निकल के आ रहा, और 1/5 को प्रतिशत में ला रहे हैं गुना 100 करके, तो फिर से ये 20% आ जा रहा है। तो इसीलिए आपस में ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि ये 2/5 ये प्रतिशत में कितना होगा, तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, तो ये कितना निकल के आ रहा, यानी कि ये 40% निकल के आ रहा। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 2/7 ये प्रतिशत में कितना होगा, अगर इसके साथ 100 की गुना करेंगे तो ये 200/7 आ जाएगा। जब 200 को 7 से भाग देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, और जब भी कैलकुलेशन टफ होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर गलत निकल के आता है। तो इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। जब दूसरा मेथड का यूज करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 2/7 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके अंदर ना 1/7 छुपा हुआ है, और 1/7 प्रतिशत में कितना होता है मैं लिखवा दिया हूँ। 1/7 14 सही 2/7% होता है। हमें तो क्वेश्चन पूछा है 2/7 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके साथ 2 की गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 2 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 दूना 4/7%। तो 2/7 कितना निकल के आ रहा है, 28 से ही 4/7%। तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। तो इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपसे अगर इस तरह से पूछेगा कि 3/8 प्रतिशत में कितना होगा, अगर यहाँ पर 100 की गुना करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए तो 300/8 आ जाएगा। जब 300 को 8 से भाग देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो इसको हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे। जब दूसरा मेथड का यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 3/8 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके अंदर ना 1/8 छुपा हुआ है, और 1/8 प्रतिशत में कितना होता है, ये होता है 12 से 1/2% होता है। हमें तो क्वेश्चन पूछा 3/8 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके साथ 3 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। अगर बराबर की इधर हमने 3 की गुना किया है तो बराबर की इधर भी 3 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12×3 = 36 हो जाएगा, 3×1 = 3 3/2%। तो 3/8 कितना निकल के आ रहा है, 36 से ही 3/2% निकल के आ रहा है। बट मैं लिखवा दिया हूँ कि 3/8 कितना होता है, 3/8 होता है 37 से ही 1/2%। और यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 3/8 36 से ही 3/2%। ये इसीलिए निकल के आ रहा है क्योंकि ये आधा अधूरा कैलकुलेशन है। नीचे वाला डाटा से ऊपर वाला डाटा बड़ा है तो ये आपस में कटेगा, अब जितना पे कटेगा इस पे जोड़ देंगे। जैसे कि 2 × 2 1 पे जा रहा तो 36 + 1 37 हो जाएगा, 2 × 2 हासिल लेके 1/2%। तो मैं 3/8 को लिख सकता हूँ 37 से ही 1/2%। तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं होता। तो 3/8 कितना निकल के आ रहा है, 37 से ही 1/2%। इसमें डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, इसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं होता है। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य 630 रुपया, विक्रय मूल्य को बोला जाता है एसपी बोला जाता है, ठीक है। लाभ प्रतिशत को बोला जाता है प्रॉफिट प्रतिशत। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 16 से ही 2/3% का लाभ लेकर 630 रुपये में बेचा जा रहा है, तो खरीदने वाला मूल्य बताओ, सीपी ज्ञात करे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे, प्रतिशत में क्या दिया गया, 16 से ही 2/3%। ये 16 से ही 2/3%, ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/6 होता है। फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि सीपी पूछ रहा। तो सीपी तो मुझे पता नहीं है, तो सीपी को मैं एक्स भी मान सकता हूँ, वाई मान सकता हूँ। तो हमने वह संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वह संख्या माना 6। अगर उस वस्तु को 6 रुपये में खरीदा गया होगा तो 6 रुपये की वस्तु पर 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया गया है। इस 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, हमेशा ऊपर डाटा निकल के आएगा। इस 6 रुपये की वस्तु पर 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है।
तो मैं कितना रुपये में बेच दूंगा, 6 + 1 मैं 7 रुपये में बेच दूंगा। इस डाटा के अनुसार तो 7 रुपये में बेचा जा रहा है, बट एक्चुअल में जो डाटा क्या दिया गया, बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य 630 है। इस 7 से जो ये 630 है कितना होना जाता है, ये अपने आप से 7 9 63 0 के 0, यानी कि ये 90 गुना ज़्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि ये 90 कहाँ से आ रहा, ये इस तरह से निकल के आ रहा। इस 630 को इस 7 से भाग दे देंगे, 7 9 63 0 के 0, तो इसी 90 को हमने यहाँ पर लिखा है। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है। इस 2 से ये 16 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 8 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार इस 7 से जो ये 630 कितना गुना ज़्यादा है, 90 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो हमने ये संख्या माना है, ये संख्या 6 ना होकर अपने आप से 90 गुना ज़्यादा, 9 छक 54, यानी कि 540 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता होगा कि नीचे वाला डाटा कोई हमेशा खरीदने वाला मूल्य क्यों ले जाता है। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे कि नीचे वाला डाटा कोई हमेशा खरीदने वाला मूल्य क्यों ले जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा हूँ, तो 100 रुपये में खरीद के किसी मैं दूसरे व्यक्ति को बेच दे रहा हूँ 110 रुपया में, तो मुझे कितने रुपये का लाभ हो रहा है, मुझे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, 100 रुपये पर, और 100 रुपये मेरा क्या था, खरीदने वाला मूल्य था। तो इसी बात को अगर दूसरी तरह से समझने से, जैसे कि 100 रुपये की वस्तु को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को 90 रुपये में बेच दे रहा हूँ, तो मुझे कितना रुपये का हानि हो रहा है, 10 रुपये का हानि हो रहा है। किस पर हानि हो रहा है, 100 रुपये पर, और 100 रुपये मेरा क्या था, खरीदने वाला मूल्य था। तो लाभ हो या हानि हो, हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही होता है। तो इसीलिए नीचे वाला डाटा को हमेशा खरीदने वाला मूल्य लिया जाता है। तो इसी के ऊपर लाभ भी होता है, इसके ऊपर हानि होता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, 6 रुपये की वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 6 रुपये की वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ, यानी कि 1 रुपये का लाभ। तो 6 + 1 7 रुपये में बेचा जाएगा। तब समझ में आ गया होगा कि नीचे वाला डाटा को ही हमेशा खरीदने वाला मूल्य क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग करेंगे पार्ट 2। कल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए जितना हो सके चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।